नाम पूछा आपने इस गरीब से। वाह 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 वाह। ना, नाम पूछा आपने इस गरीब से, जिसके ना गुजरा कभी कोई करीब से। हूं मैं यारों का यार, चाहने वालों का प्यार, अपनों का अपना, बेगानों का बेगाना। दुनिया में आया हूँ, काम है लोगों का दिल बहलाना। बड़ी ताज्जुब की बात है रंजन भाई, आपने मुझे ना पहचाना। मुझे ना पहचान सके आप, शायद ये आपका मुकद्दर है। हकीकत तो ये है, मेरा नाम शानवर है, शानवर। आज मेरे साथ है सहनेवर अंसारी। इनको आप सब लोग जानते होंगे। जबरदस्ती इनको आज पकड़ के लेके आया हूँ यहाँ पे, ताकि इनसे कुछ बातचीत कर सके, कुछ इनसे सीखे। इनके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, इनके बारे में जानेंगे। यूट्यूब में कैसे आए, कैसे यहाँ पे किन किन तरह से लोगों को मदद करा, ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, हेल्प करते हैं, तो इनसे बात करेंगे। तो सेनावर, मैं आपको बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि सही सही जवाब देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहले आप अपने बारे में हम लोगों को बताइए कि आप हो कौन। हाँ। ओके रंजन भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। वेलकम। देखिए, मेरा नाम शानवर है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ इंडिया, झारखंड से। झारखंड में एक छोटा सा सिटी है जमशेदपुर, टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से भी फेमस है। वही मेरा होम टाउन है। लेकिन मैंने अपनी जो पढ़ाई है स्कूल की, पूरी पढ़ाई अपने ननिहाल में एक छोटा सा गांव में किया है। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मैंने शहर से करी है। अच्छा, तो फिर वो सब तो ठीक है। कभी सोचे थे कि सऊदी अरेबिया भी आएंगे, यूट्यूबर बनेंगे और ये सारे काम करेंगे, ऐसा कभी सोचा था पहले? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरा माइंडसेट ऐसा था, जब मैं कॉलेज में था, थोड़ा मैच्योर हुआ, सोचता था कि लोग अपना देश को, फैमिली को छोड़ के कैसे विदेश में रहते हैं। मैं हेट करता था उन लोगों को। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा भी किस्मत में सऊदी लिखा हुआ है। अच्छा, तो वेरी गुड। तो वो ऐसा कौन सा टाइम था जब आप ये चीज का डिसीजन लिए कि मैं घर वालों को छोड़ के सऊदी में आऊंगा, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली रंजन भाई, 2013 की बात है, जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा इंटरेस्ट जगता है कि मैं थोड़ा कुछ करूं अपने लिए, जॉब करूं। फिर मैंने कॉल सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई करा। एजिस एक कॉल सेंटर, बहुत बड़ा ग्रुप है जमशेदपुर में, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। एयरटेल का प्रोसेस में, बिहार झारखंड का। फिर मैंने वहां पे जा करके, मैं एक्चुअली टाइम पास और थोड़ा बहुत पैसा के लिए गया था उधर देखने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे दुनिया कुछ अलग लगी एकदम। कौन सा दुनिया लग गया भाई वहां पे जाके कॉल सेंटर में? पहले पहले तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस हुआ, मतलब मोटिवेट हुआ बोलिए। एक रोशनी मैम करके, एक छोटी हाइट की लड़की, कम एज की लड़की, फटाफट मेरे से इंटरव्यू कर रही है। ओके। मैं उनको देख के शॉक था कि मतलब उनको देखने से नहीं लगता कि इतनी टैलेंटेड है, बट उनका उनका जो मतलब एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जो एक लुक होता है, वो एकदम ही अलग था, प्रोफेशनल। मैं अपने आप में सोच रहा था कि मतलब दुनिया वैसा नहीं है जैसा हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत लोग हैं जो बहुत अलग अलग कर रहे हैं, और हमें भी यार करना चाहिए। उस समय मेरा दिमाग खुला। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में काम किया कुछ साल। एज एन एग्जीक्यूटिव कॉल लेता था मैं। नमस्कार, मैं शानवर, क्या सहायता कर सकता हूँ, ऐसे बहुत लोगों कॉल्स उठाए। तो कॉल्स रिसीव करने के बाद रंजन भाई, मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ में बहुत बढ़ा। मैं भी कुछ समय के लिए इसी तरह का एक वीएफएस में काम करता था, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स का प्रोसेस होता था, तो इसी तरह का ओपनिंग सेंटेंस होता था कि माय नेम अच्छा इज, हाउ कैन आई असिस्ट यू विथ। अच्छा कई अच्छा। बार। तो ओके। मेरा मेरा हिंदी प्रोसेस था, मैं हिंदी में लेता था। तो जब मैंने कस्टमर से बात करना स्टार्ट किया ना रंजन भाई, मैं तो कॉलेज से गया हुआ एक लड़का था, मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं और भी बहुत कुछ सीखा कि दुनिया में मतलब यार बहुत तरह के लोग भी होते हैं, उनको हैंडल करना। कभी वकील का फोन आता था, कभी कोई पुलिस का फोन आता था, उनको हैंडल करना, समझ रहे हैं आप। अच्छा। तो वहां से जो है सीखने की इच्छा जगी कि नहीं, कुछ मेरे को बहुत कुछ सीखना है। दुनिया वैसा नहीं है जैसा मेरे फ्रेंड सर्कल में है। फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो जाता है।
2 साल मैंने अच्छा कॉल लिया, तो मुझे प्रमोशन मिला एज़ ए क्वालिटी एनालिस्ट करके एक प्रोफ़ेशन है कॉल सेंटर में, जिसमें कॉल्स को सुना जाता है, फिर उसका फीडबैक दिया जाता है, जो लोग कॉल्स लेते हैं उनको। यहाँ पे एक फिर इंटरेस्टिंग सा दिमाग में आ रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है क्या? मन करा कि वो जो गाली दूँ कॉल पे? एकदम, एकदम। मेरे लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था एक कस्टमर ही। कॉल अच्छा। सेंटर में क्या होता है, एक पीक टाइम होता है इवनिंग में, उस समय कॉल्स बहुत जल्दी-जल्दी आता है और हमें टाइम दिया जाता है कि हर कॉल्स को जल्दी से जल्दी तुमको खत्म करना है, ताकि नेक्स्ट कस्टमर जो वेटिंग में है, उसको रिस्पॉन्स कर सके। एक बार एक कस्टमर याद है मुझे, वो जो है टाइम पास करने के लिए कॉल किया था और मेरे साथ में प्रैंक कर रहा था बंदा। अच्छा, मेरे लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट वो। तो क्या हुआ और उसमें? उसमें क्या हुआ, एक तो मेरा प्रमोशन का बात चल रही थी और मैं वो कॉल्स को जल्दी रैप अप करने के चक्कर में मैं थोड़ा रूड हो गया उनके साथ में। मैं बोला सर, बहुत कैजुअलिटी से मैंने उनके साथ में बिहेव करा और उनको बोला कि आप क्या टाइम पास कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं? आपके पास दिमाग नहीं है क्या? इस टाइप का मैंने वर्ड यूज़ कर दिया था। हालाँकि जल्दी मैं कभी हाइपर होता नहीं हूँ, बट उस समय क्योंकि हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था, चिल्लाते हैं सुपरवाइज़र, "ए जल्दी कॉल खत्म करो, जल्दी कॉल खत्म करो।" उसके बाद मेरा वो कॉल जो है लाइव ऑडिट होता है और मुझे उठा लिया जाता है, कॉल्स लेने के लिए मना कर दिया जाता है। आकर के पीछे से मेरा सुपरवाइज़र बोलता है, "शानवर, तुम कॉल खत्म करके नॉट रेडी लगाओ।" तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल है ये, इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है क्योंकि मेरा प्रमोशन का बात चल रहा था। फिर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ रंजन भाई, कुणाल सर नाम करके थे एयरटेल के क्लाइंट, वो मेरा शकल को देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं मेरे को, बोलता, "आप हो शानवर अंसारी?" मैं बोला, "जी।" फिर वो मेरे को बोलते हैं कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपको प्रमोशन देने के लिए हम लोग बात कर रहे थे और देखो लाइव कॉल में आपने ये हरकत किया। मैं कुछ नहीं बोला उस समय, मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं सीधा बाहर निकला, जो भी वो लोग बोले मैं सुना। सब लोग बोल रहे थे कि अब इसको टर्मिनेट करना है क्योंकि वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर में आता है, जेटीपी के अंदर में। फिर मैंने तो बाइक भी परचेज़ किया था फाइनेंस में बाइक परचेज़ किया था। मैं वॉशरूम गया, थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद कुणाल सर से उनके केबिन में गया मैं अकेले। हालाँकि ऐसा चांस कभी किसी को नहीं मिला कॉल सेंटर में। लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, मैं सीधा उनके केबिन में गया और जाके उनको एक ही वर्ड बोला, "सर आई नीड सेकंड चांस और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे पे प्राउड फील करोगे। आई नीड वन चांस।" उन्होंने मुझे देखा सिर्फ, कुछ नहीं बोला, बोला आप जाओ। उसका 2-3 दिन के बाद मुझे बुलाते हैं और मुझे वो सेकंड चांस देते हैं। उसके बाद वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मैं सुपरवाइज़र बनता हूँ, फिर ट्रेनर के लिए सर्टिफ़ाई होता हूँ, फिर टीम लीडर भी बनता हूँ। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा रंजन भाई कॉल सेंटर में और कॉल सेंटर के ही देन है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, सऊदी तक हूँ। कॉल सेंटर से थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं। सऊदी आने का किस्सा क्या हुआ फिर? वो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, फिर आपका यूट्यूब में भी घुसना है थोड़ा-सा। दरअसल बात ऐसा है ना, कॉल सेंटर में जब मैं एज़ ए सुपरवाइज़र काम करने लगा, तो उस समय मेरी सैलरी लेस देन 20,000 थी इंडिया का। मेरा एक दोस्त जो एजेंट का काम करता था, एडवाइज़र था वो कॉल सेंटर में, वो आ गया सऊदी बीएमएस ऑपरेटर के जॉब में। उससे मेरा रेगुलर बातचीत होता था, तो उसने मुझे बोला, "शानवर तुम क्यों वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे पास इतना अच्छा स्किल है, तू गल्फ में आ जा ना, यहाँ पे तू डबल-तिबल कमा सकता है।" तो उसका वो बात जो है मेरे दिमाग में थोड़ा-सा घंटी बजाया। फिर मेरे घर में किसी को नहीं बताया, अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, आसनसोल में उस समय मैं जॉब करता था, वेस्ट बंगाल में। मैंने पासपोर्ट अपना अप्लाई करा, घर में किसी को पता नहीं मेरा प्लानिंग क्या चल रहा है। पासपोर्ट बना, उसके बाद मेरे दोस्त के साथ मैं मुंबई गया, जाके इंटरव्यू फेस करा। मुंबई में कोई अलाउ ही नहीं करता है फ्रेशर लोगों को। बेकार में 1 महीना टाइम वेस्ट करके घर चला गया। उसके बाद एक ही इंटरव्यू दिया सराको का, मेरा सिलेक्शन हो जाता है। वेरी गुड। तो फिर आप सऊदी आ गए। अब फास्ट फॉरवर्ड एक बात करते हैं यहाँ पे। ये हाँ, यूट्यूब का जो बोलते हैं ना यूट्यूब का कीड़ा कब काटा आपको? एक्चुअली यूट्यूब में मुझे आना है, मैंने कभी ऐसा प्लान ही नहीं करा था रंजन भाई।
हाँ बात जी। ऐसा है, ये है 2018 में मैं सऊदी अरब आया। 2019 का एंड में मेरा इकामा जो है रिन्यू नहीं हो रहा था। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का वो नया रूल इंप्लीमेंट हुआ टेक्नीशियन के लिए, आपको भी पता होगा, उसमें आपने भी एक वीडियो पब्लिश करा था एग्जाम से रिलेटेड सऊदी काउंसिल। एसबीपी तो वाला होगा। अ, नहीं, एसबीपी नहीं, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का ही जो इंजीनियरिंग प्रोफेशंस के लिए नहीं एक एग्जाम का अनाउंस करा था उन्होंने, उसका था। और उसी समय टेक्नीशियन के लिए भी उन्होंने रूल को इम्प्लीमेंट करा। अब जो साइट में मैं काम कर रहा था, वहां पे पहला बंदा मैं ही था जो फंस गया सऊदी काउंसिल के चक्कर में, इकामा मेरा बन नहीं रहा। हम्म। और किसी को सऊदी काउंसिल के बारे में पता ही नहीं। अच्छा। मैंने 5 महीना तक जो है एक डिप्रेशन वाला सिचुएशन को झेला है। 5 महीना, आप समझ सकते हो। 5 महीना मेरा इकामा नहीं बन रहा। मेरा बैंक अकाउंट में सैलरी है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं एडमिन के पास जाता हूँ, भाई मेरा इकामा क्यों नहीं बन रहा। वो बोलता है कि अभी फंड में बैलेंस नहीं है कंपनी का, इसलिए इकामा नहीं बन रहा। फिर मेरे दोस्त ने मुझे फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अफसर में चेक करते हैं, चलो। वहां पे एक फंड दिखाता है ना, जो पासपोर्ट डिपॉजिट अमाउंट में इकामा का बैलेंस दिख जाता है। अब वो चेक किया तो वहां पे दिख रहा है कि 650 रियाल जमा है। ये रीजन नहीं है। अब फिर उसके पास गया, बोला भाई ये तो रीजन नहीं है, कुछ और रीजन है, पता करो हेड ऑफिस में। कुछ दिन के बाद मेरा एक इंजीनियर महेश सर, बहुत कोऑपरेटिव बंदा, उन्होंने मुझे बोला, शानवर मुझे लगता है तुम्हारा सऊदी काउंसिल का मसला है। जब उन्होंने सऊदी काउंसिल बोला तो मैं गूगल में सऊदी काउंसिल के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, देखा। उनका जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने अपना पोर्टल में सब कुछ अपडेट कर दिया, सारे प्रोफेशन भी अपडेट कर दिए। अब मुझे समझ में आ गया कि ये फंड वंड का कोई मसला नहीं है। मैंने मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब टेक्नीशियन के लिए क्या क्राइटेरिया मेंबरशिप लेने का, इसका भी किसी को आइडिया नहीं। वो तो इंजीनियर थे, उनको आइडिया था इंजीनियर का, इंजीनियर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थे। अब हमने गाइडलाइन पढ़ा, टेक्नीशियन का क्या गाइडलाइन है। तो वहां पे देखिए, सऊदी में क्या होता है कि बहुत सारा चीज जो है क्लियरली नहीं रहता, थोड़ा बहुत डाउट रहता, आप भी देखते होंगे, है ना। तो उनके पोर्टल में जब मैंने देखा ना, तो वहां पे टेक्नीशियन का जो रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा है, अटेस्टेड, ये सब कुछ था। अब मेरे पास यहाँ पे मैं डिप्लोमा लेके नहीं आया हूँ, घर में है, उसको अटेस्टेड कौन कराएगा, उसमें लंबा प्रोसेस होता है। ये और टेंशन होने लगी। मैं हेड ऑफिस चला गया, बहुत परेशान हुआ। फिर लास्ट में क्या हुआ, मैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर ऑफिस में विजिट किया। अब उनके पास जाने के बाद मैंने अपना सिचुएशन बताया। तो वहां पे एक बंदा बहुत कोऑपरेटिव, वो बोलता है आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अपने डिप्लोमा को बिना अटेस्टेशन का अपलोड करो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने अपलोड किया, मेरा एक्सेप्ट हो गया, मेंबरशिप भी मिल गई, रिन्यू भी हो गया। मैं आराम से रहा, 1 डेढ़ महीना चिल किया बहुत। उसके बाद मेरे साइट में और भी लोगों के साथ में प्रॉब्लम आने लगी। अब जिसको भी प्रॉब्लम होता सब मेरे पास आता। सऊदी काउंसिल का मसला हुआ शानवर के पास जाओ। एक दिन मैं ऑफिस में बैठ के सोच रहा, मेरे पास काम नहीं था। मैं बोल रहा मेरे कंपनी में इतने लोग परेशान हैं, ना जाने पूरे सऊदी में कितने लोग परेशान होंगे। तो फिर मैंने मोबाइल का कैमरा उठाया, मुझे मोबाइल का थोड़ा भी पता नहीं कि कैसे वीडियो बनाते हैं। मैं मोबाइल पे ऐसे करके वीडियो बना रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था स्टार्टिंग में कि ऐसे वीडियो शूट करने से वो बड़ा होता है, फुल वीडियो आता है। मैं ऐसे करके वीडियो बनाया था, पहला जो स्टार्टिंग वाला वीडियो होता था मेरा ऐसे होता था। क्योंकि मेरा इंटेंशन था यूट्यूब में मैं इस टॉपिक पे वीडियो डालूं, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो ही नहीं था उस समय सऊदी कौन से। बस यही इंटेंशन था। मैंने 2 3 वीडियो डाला, देखा सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, शानवर भाई और भी वीडियो बनाओ, और भी वीडियो बनाओ, बहुत सारा चीज आप जो बता रहे हो लोगों को मालूम नहीं है। फिर कुछ मेरे व्यूवर्स ने मेरे को ये सजेस्ट किया, शानवर भाई आप अपना सब्सक्राइबर को हाइड करो, आपका कम है बोल के लोग जुड़ेंगे नहीं, आप वीडियो ऐसे शूट करो, उससे फुल आएगा। मतलब यूट्यूब में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे सिखाया। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की। मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब में आने के बाद लोगों का इतना प्यार मिलेगा और लोग मेरे पे इतना ज्यादा डिपेंड होंगे, ट्रस्ट करेंगे। जो आज होता है ना रंजन भाई, मैं सच बता रहा हूँ, लोगों का प्रॉब्लम्स देख के, उनका प्यार देख के मैं अपना प्रॉब्लम्स को भूल जाता हूँ कभी कभी। तो ये मान के चलिए कि टॉपिक था और आपने उसको सही
डायरेक्शन में उसको लिया, है ना? सही अप्रोच लिया। एक जी, जी, कंटेंट जी। था जो आपने प्रैक्टिस करा, उसी चीज़ों को बताया लोगों को और आगे बढ़े, ये यूट्यूब का कंटेंट था। अब यूट्यूब में जब लोग काम करते हैं, तो कई बार बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं, जिनको मन करता है कि स्क्रीन में घुस के कमेंट करने वालों को तो उस तरह के जो नेगेटिव एनर्जी रहते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हो? कभी ऐसे लगा कि अब बहुत हो गया यार, छोड़ो अब ये सारा ड्रामा। कैमरे के सामने मुस्कुराना, कैमरे के सामने ही बातें करना, ये सारी चीज़ों से बहुत हो गया, अब हटाओ ये सारी चीज़ों को। एक्चुअली हाँ, ये चीज़ कभी-कभी लगता है क्योंकि दिमाग हर समय एक जैसा नहीं रहता। इंसान अपना पेशेंस को हमेशा कंट्रोल में नहीं रख पाता है। कभी-कभी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा जब भी लगता है ना, उस समय मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जो मेरे टीचर्स हमेशा बताते थे, मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि 5 उँगली बराबर नहीं है हमारी और दुनिया में लोग भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो जो खराब लोग हैं, गंदे लोग हैं, आप उनको बोल सकते हो। एक लॉजिकल बात बोल सकते हो जो खराब कमेंट करते हैं या फिर गलत कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट, उसको 1-2 बार आप समझा सकते हो। अगर वो नहीं समझ रहे, इसका मतलब है ये कि वो बंदा जो है ना, वो सही डायरेक्शन में आना नहीं चाहता। इसमें उसका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। ऐसा करके मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ भी होते हैं, इन शॉर्ट ये है कि उनको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 100 लोगों में से 2 लोग भी आरा-तेरा बोलता है ना, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना? हाँ, सही, 2 लोगों को इग्नोर करके वो 98 लोगों पे कॉन्संट्रेट करना है ना? सही तब बात है। सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया का जो लाइफ़ है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कई बार। सही, सही, सही बोल रहे हैं। कई बार आप वीडियो अपलोड करते हो और पब्लिश करते हो और जैसा आपको एक्सपेक्टेशन होता है, उसका परफॉर्मेंस या फिर लोगों का एंगेजमेंट वैसा नहीं हो पाता है। कई लोग सब्जेक्ट कुछ और है और पूछ कुछ और रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, है ना? पूरा वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो वहीं से प्रॉब्लम एराइज़ होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पून फीडिंग चाहिए होता है उनको। अब मान लो ये आपने 10 पब्लिश करा है तो 10 वीडियो को वो देखेंगे तभी वो 11वाँ वीडियो को समझ पाएँगे। लेकिन वो सही क्या बात। 10 वीडियो को नहीं देखेंगे, 11वाँ वीडियो को देखेंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ, ये मोबाइल नंबर है, चलो कॉन्टैक्ट करो सीधा-सा। अगर आप उनको ये बोल दो कि भई आप वीडियो पूरा देखिए, अगर आपका कुछ हो तो मेरा भी टाइम है भाई, उसका भी वैल्यू करो तो उनको बुरा लग जाता है ना? ये तो ये बात आपका 100% सही है। ये सही इन बोल सब रहे हैं आप। उस ये तरह जहाँ के पर इग्नोर करना ही मैं मानता हूँ कि टाइम का बचत है ना? अगर आप उनको एंटरटेन करोगे तो वो टाइम का बर्बादी है। एक्चुअली रंजन भाई मैंने बहुत जो है लोगों का हेल्प किया। अपना टाइम तो ऐसे मैं वेस्ट करता था स्टार्टिंग में कि मैं अपना वीडियो स्किप कर देता था। क्योंकि इतने लोगों का क्वेरीज़ ही आते थे सऊदी काउंसिल का मसला को लेकर के। मैं सुबह से जब भी टाइम मिलता रात तक उनका कभी किसी का कर रहा हूँ, कभी किसी का कर रहा हूँ। ऐसा करके अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको साइड में रख देता था। फिर बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा मेन चीज़ है उसको मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। जो रोज़ वीडियो बनाना है। तो मेरे व्यूअर्स नहीं, कई व्यूअर्स अच्छे भी होते हैं, वो लोग हमेशा एडवाइस भी करते हैं अच्छी। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस करा, शानवर भाई आप अपना मेंबरशिप लोन रख लो ना, हम लोग कुछ आपको अमाउंट पे करेंगे, आप हमें जल्दी रिस्पॉन्स दे दो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो अपना टाइम को प्रायोरिटी देते हैं। वो सोचते हैं हम कुछ पैसे पे कर देंगे लेकिन हमारा काम जल्दी हो जाए। कई लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं, बोलते हैं कि देखो वो पैसा कमाने लगा, पैसा बनाने लगा, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं सोचते हैं, भाई उसका भी तो एक टाइम है, उसका भी तो एक एफर्ट है, वो मेहनत कर रहा है, उसने अगर और कुछ एक नॉमिनल फीस रखने से एक बात मैं आपको बताऊँ, उससे क्या होता है कि वो जो मज़ा लेने वाले पार्टी होते हैं ना, वो नहीं आता है। जो सीरियस व्यूअर्स रहते जेन्युइन हैं, हाँ, कॉन्टैक्ट करेंगे, जिनको ज़रूरी है ना? अब सही बात अस्पताल है। में जो बीमार होते हैं, घूमने के लिए तो जाते नहीं है कि नहीं? तो वही लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप उनके साथ एंगेज होके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में अलग ही मज़ा आता है। लेकिन कई लोग बड़ा बदमाश होते हैं, मुझे भी बहुत इरिटेट करते हैं ये सारे लोग। मैं कई बार बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो ये बात अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। सऊदी में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग अराउंड 60% जो वर्कर्स हैं, वो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनको पता नहीं है, वो इसी तरह से जो सोशल मीडिया में जो क्रिएटर्स हैं,
उनके ऊपर डिपेंड रहता है। कई बार उनको मदद करना ही एक सोशल सर्विस के रूप में माना जाना चाहिए। लेकिन कई लोग उसको एज़ अ ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? उसको वैल्यूड नहीं करते हैं, एप्रिशिएट नहीं करते हैं। कमेंट में देखो, मान लो कई बार कई लोग गलती भी कर देते हैं, राइट? 1 + 1 4 बोल दिया। लेकिन उसमें आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आदमी आपका गलती को हाइलाइट भी करेगा, लेकिन तरीका उसका अलग होगा। एक आदमी गलती को हाइलाइट भी करेगा और उसका तरीका इतना गलत होगा कि आपको लगेगा कि यार क्या बोल रहा है। लेकिन दूसरा आदमी गलती हाइलाइट भी कर रहा है, लेकिन आपको उसको रिस्पेक्ट आएगा उस आदमी को लेके। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई देखो, जब भी आप कंटेंट किसी का भी देखते हो, है ना? बहुत सारी चीज़ फ्री है इस दुनिया में। एक लाइक करना इज़ फ्री, आपको जस्ट ऐसे करना है ना? उससे बाकी जो क्रिएटर है उसको मोटिवेशन होता है। अगर आप बिल्कुल। डिसलाइक भी करो, उससे क्या होता है कि क्रिएटर को पता चलता है कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, है ना? हाँ, तो उससे सही। लाइक ये मैं तो भाई जिसका भी वीडियो देखता हूँ, मुझे उसका बैकग्राउंड का मेहनत मुझे दिखता है, तो मैं ज़रूर लाइक करता हूँ, चाहे मैं पूरा देखूँ या ना देखूँ, है ना? और कुछ सही। ऐसे भी होते हैं, इतना फुर्सत में रहते हैं पता नहीं, पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर जाके अनसब्सक्राइब करेंगे। तो ये इससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। अ, देखो, सब्सक्राइबर काउंट से क्या होता है कि क्रिएटर का एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ, हाँ। है ना? कल मैं लाइव गया, वहाँ पे लोगों को यही बताया था कि भाई ऐसे भी लोग हैं ट्विटर में मुझे फॉलो करते हैं, फिर अनफॉलो करते हैं, ओके? पता नहीं क्या मेंटालिटी है इस मान लीजिए एक दिन में एक ही नोटिफ़िकेशन जाता होगा, वो भी नहीं झेल पाते हैं। लेकिन एक बात व्यूअर्स को ये भी समझना चाहिए कि देखो, जो क्रिएटर्स रहता है ना, वो क्या होता है आपका आवाज़ उठाता है और अगर ज़्यादा फॉलोवर्स रहते हैं तो आगे सुनता भी है उस चीज़ को, सीरियसली भी लेता सही, है। सही। लेकिन छोरे रहते तो आपका कितना भी अच्छा सवाल क्यों ना हो, वो इग्नोर कर देता है, अरे छोड़ो इसको हटाओ। तो ये उसका सारी वेटेज चीज़ कम हो जाता है। आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ही खुद बोला जा रहा हूँ। कुछ और बताइए अपने बारे में, अब 22 मिनट हो चुका है, अब करते हैं। कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा बातें बताइए, कुछ कहानी व्यूअर्स के बारे में या फिर कुछ मोटिवेशन सा, कुछ एक शायरी ही सुना दीजिए। र रंजन भाई, आपको पता है, जब मैं कॉल सेंटर में था उस समय एंकरिंग किया करता था मैं, स्टेज अच्छा वे प्रोग्राम। तो वहाँ पे जो मेरी एचआर थी ना, रूबी मैम, हुँ, मेरा पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक प्रोफेशनल वो मेरे को बोले थे उस समय, "शानवर, तुम इतना अच्छा बोलते हो, कभी तुम अपना चैनल या फिर न्यूज़ चैनल में ज़रूर ये करना, इंटरव्यू देना।" अच्छा, क्योंकि वो जो प्रोग्राम मैंने होस्ट करा था ना, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करा था, ऐसा मेरा डायरेक्टर ने बोला था, सबने फीडबैक दिया था। तो चलिए मैं आपको मेरे बारे में एक छोटा-सा शायरी ही बता देता हूँ। हालाँकि मैंने इस चैनल पे नहीं दिया, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कहीं पे भी मैं जाता था ना, लोग बोलते थे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैं कुछ इस अंदाज़ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे आपने मुझे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, आप बताओ। नाम पूछा आपने इस गरीब से, वाह, 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 वाह! ना नाम पूछा आपने इस गरीब से, जिसके ना गुज़रा कभी कोई करीब से। हूँ मैं यारों का यार, चाहने वालों का प्यार, अपनों का अपना, बेगानों का बेगाना। दुनिया में आया हूँ, काम है लोगों का दिल बहलाना। बड़ी ताज्जुब की बात है रंजन भाई, आपने मुझे ना पहचाना। मुझे ना पहचान सके आप, शायद ये आपका मुकद्दर है। हकीकत तो ये है, मेरा नाम शानवर है, शानवर। वाह, वाह! आदाब, आदाब, आदाब। लोग डाँटते हैं कि अरे भाई चुपचाप नाम बता दे और निकल यहाँ से, इतना लंबा शायरी मार दिया, हैं? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्टेज प्रोग्रामिंग के समय ना माइक अपने पास में रहता है ना, माइक अपने पास में रहता है। ऑडियंस खामोश रहते हैं, क्या कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं ना, किसी पे भी शायरी बना के बोल देंगे। नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है शाहनवाज़। और मैं तो यही लोगों को भी हर समय बोलता हूँ कि आपके पास जो भी ऐसे टैलेंट्स हैं, तो उसको आप वेस्ट मत कीजिए, उसको आप सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्ट कीजिए, पब्लिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो टैलेंट है, उसमें आप हाँ, कनेक्ट
रहेंगे, है ना? कहीं न कहीं वो टैलेंट को खो नहीं देंगे। तो कई लोग मोटिवेशन में यूट्यूब में आते हैं, 2 दिन बाद गायब हो जाते हैं। ये सोचते हैं यूट्यूबर को देख के कि अरे ये तो बहुत पैसा कमा रहा है या तो बहुत ये कर रहा है, मैं भी रातों-रात बन जाऊँगा। 10 वीडियो करते होंगे मुश्किल से, इसके बाद उनका नामो-निशान नहीं होता है। तो जो भी लोग हैं, आपके जैसे टैलेंटेड हैं, तो मैं मोटिवेट करता रहूँगा, आप भी करता रहिए, है ना? तो जी, सऊदी जी, में जी। न्यू यूट्यूबर्स हैं, मैं सोचता हूँ उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, ताकि एक तरह के लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहें, है ना? जी, जी, बिल्कुल, ऐसा कुछ करेंगे रंजन भाई। मेरा भी यही प्लान है। एक हुँ, टीम एक टीम बनना चाहिए। हुँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं है कोई। बेचारों को कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। तो वैसे लोगों को हेल्प मिलेगा। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली मिलेगा। शनिवार चलिए बहुत सारा बातें करा हम लोगों ने, 25 मिनट लगभग हो गए हैं। लोग ऐसे के सो रहे होंगे देखने वाले। ओके, ओके रंजन भाई, कोई बात नहीं। एनीवे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो हमारे यूट्यूबर मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी इनवाइट करूँ और इसी तरह से उनसे बातें करूँ। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है लोगों में जिससे जो हम एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, है ना? अच्छी चीज़ जी, एब्ज़ॉर्ब कर तो बिल्कुल। आपसे व्यूअर्स होंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, मोटिवेटेड होंगे कि कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ कैमरा में, उस साइड सहनावर बैठ के बात कर सकता है, तो तीसरा आदमी क्यों नहीं बात कर सकता? है ना? घंटों वीडियो कॉल में बात कर सकता है, तो इस तरह से क्यों नहीं कर सकता? तो आज के बिल्कुल। इस में मैं इतना ही जाते-जाते आपको कुछ एक मैसेज डिलीवर करना हो लोगों को जो सऊदी अरेबिया से या फिर कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अब तक 25-26 मिनट तक झेल गए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, उनके लिए सिर्फ़ मैं इतना ही कहूँगा कि आप आप लोग आप लोग ही हो, जो हमें मोटिवेट करते हो, एक पॉज़िटिव एनर्जी देते हो और इस चीज़ को ना आप ग्रांटेड ले सकते हो, ना हम ग्रांटेड ले सकते। आप कभी भी ये मत सोचना कि आप हो तभी हम लोग हैं या फिर हम लोग हैं तभी आप लोग हो, ऐसा नहीं है। मेहनत करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप भी कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो, आप भी कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और आगे का मेरा बहुत बड़ा प्लानिंग है इंशाल्लाह। मैं एक अच्छा इंटेंशन से कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। आगे अभी तो सऊदी के लिए ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये लिमिटेड नहीं रहेगा। मैं एक एक अपना टीम बनाना चाह रहा हूँ। टीम बनाने के बाद मैं बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे वर्ल्ड से जितने भी एक्सपैट्रिएट्स हैं, वो लोग परेशान होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा चैनल, मेरा इमेज जो है, ऐसा बने कि लोग समझे कि वो बंदा है जो जॉब से रिलेटेड गाइड करता है अलग-अलग कंट्रीज़ को। ये बड़ा टारगेट है रंजन भाई। सो इसके लिए बस आप लोगों का आशीर्वाद, दुआ चाहिए होगा, वेल विशेस चाहिए होगा। चलो सान्यवाल वेरी गुड मैसेज बहुत ही क्लियर है और सान्यवाल का जो यूट्यूब का लिंक है @ वाला जो हैंडल है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, हर जगह होगा। जो लोग देख रहे होंगे बिल्कुल बताइएगा कितने लोग सान्यवाल को जानते हैं, है ना? ताकि मुझे भी पता चले। चलो सन वेरी मच योर अब टाइम फिर और कनेक्ट होंगे, बातें तो ऐसा करते ही रहेंगे, है ना? ओके रंजन भाई, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय।